एक दिन बाबर और अकबर शोरूम से वापस आए तो घर में हंगामा था। दोनों गाड़ी खड़ी करके फौरन घर के अंदर पहुंचे तो मालूम हुआ कि नीलम को दौरा पड़ा है। वो डाइनिंग टेबल पर चढ़ी बैठी थी और झूम रही थी। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो नीलम ने सर उठाया, मर्दाना करख्त आवाज में बोली, हाँ बाबर तू आ गया, अकबर तू भी आ गया। अब तुम दोनों आ गए हो तो एक बात गौर से सुन लो, तुम्हें इस घर को खाली करना होगा। घर खाली करना होगा? बाबर ने हैरत से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? हम जो कुछ कह रहे हैं इस पर अमल करवाना भी जानते हैं। अगर तुम लोगों ने कल शाम तक ये घर खाली ना किया तो हमारे एक इशारे पर इस घर का सामान सड़क पर जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम ऐसा नहीं करेंगे। अकबर को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। इसने कुछ कहना चाहा लेकिन बाबर ने इसे इशारे से सख्ती से मना किया। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? बाबर ने आहिस्तगी से कहा। जहन्नुम में। नीलम ने अपनी लाल लाल आंखों से बाबर को घूरा। बाबर ने बड़ी आजिज़ी से कहा, लेकिन जनाब आप खुद सोचें, इतने कम वक्त में हमारा मकान खाली करना किस तरह मुमकिन होगा? दूसरा मकान ढूंढना होगा, इतनी जल्दी मकान कहाँ मिल जाएगा? अगर मिल भी गया तो मकान का सामान शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होगा। आप 10-15 दिन का वक्त दे दीजिए मकान को खाली करने के लिए। बिल्कुल नहीं, कल शाम तक हर सूरत में मकान खाली करना होगा। तुम लोग किराए के मकान में जाओ, इसलिए मैंने तुम लोगों को 25 लाख रुपए फराहम कर दिए हैं। इतनी रकम में यकीनन इस इलाके में एक अच्छा मकान मिल जाएगा। अगर पैसों की कमी पेशी हो तो वो भी फराहम कर दिए जाएंगे। मैं चाहता तो मकान भी खाली हो जाता और तुम लोगों के हाथ भी कुछ ना आता। मेरे लिए बहुत आसान है, नीलम ने करख्त मर्दाना आवाज में कहा। जी बहुत बेहतर, हम पर हर कीमत पर कल शाम तक ये मकान खाली कर देंगे। बाबर अली ने बिला सोचे समझे ही कह दिया, हाँ ये हुई ना बात। नीलम ने खुश होकर कहा, वैसे अपने बेटे को भी समझाओ, इसके दिमाग में कीड़े रेंग रहे हैं। ये हमसे टक्कर लेने की सोच रहा है। ये चाहता है कि मकान खाली ना किया जाए। अरे नहीं जनाब, आप फिक्र ना करें, मैंने आपसे मकान खाली करने का वादा किया है। मैं कल शाम तक आपको मकान खाली करके दूंगा। जो लोग हमारे साथ सीधे चलते हैं हम ऐसे लोगों की बहुत कदर करते हैं। अब देखो कि मकान खाली करने में हम तुम्हारी किस तरह मदद करते हैं। सैदपुर के जिन ने अकबर के बारे में बड़ी सही राय कायम की थी। इसे मकान खाली करके जाने के मसले पर शदीद गुस्सा था। वो किसी कीमत पर मकान छोड़ने पर राजी ना था। वो इससे टकराने के बारे में सोच रहा था, जबकि बाबर अली ने खुद हथियार डाल दिए थे। बाबर ठंडे मिजाज का आदमी था। फिर इतने अरसे में इस घर में जो हुआ था वो इसके सामने था। इसके नजदीक जिनकी बात मान लेना ही अक्लबंदी थी। नीलम जब नॉर्मल हो गई तो अकबर ने इस मसले पर बाबर से बात की। अबू आपने मकान खाली करने का वादा क्यों कर लिया? हम कल शाम तक किस तरह मकान खाली करेंगे? 12 घंटे में मकान की तलाश और फिर सामान की मुंतकिली किस तरह मुमकिन है? देखे बेटा, सुबह क्या होता है। तुम परेशान ना हो, मैं सब भुगत लूंगा। लेकिन अबू हमें चाहिए कि हम मकान खाली ना करें। ये हमारा जाती मकान है, आखिर हम इसे क्यों छोड़ें? वो खुद कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं हो जाता? अकबर अगर तुम जरा गौर करो तो इसने हमें इस मकान का मुआवजा अदा कर दिया है। हमें नहीं चाहिए इसकी रकम। मैंने तो इस वक्त भी इसमें आग लगा देना चाहिए थी मगर आपने रोक दिया था। अकबर ने खफगी से कहा, मैंने ठीक किया था। देख लो, अब वो रुपया ही हमारे काम आएगा। अच्छा घर खरीद सकेंगे। रकम में अगर कमी पेशी हो तो वो इसे पूरा कर देगा। मैं इस तरह नहीं सोचना चाहता। मैं रकम को हाथ भी लगाना नहीं चाहता। हमें इसकी रकम को इसके मुंह पर मार देनी चाहिए। जो इससे काम नहीं चलेगा, हमें होश से काम करना होगा। जज्बाती ना बनो, इस तरह मसला और उलझ जाएगा। मैं इसे इश्तेहाल में लाना नहीं चाहता। बाबर ने फैसला कुन अंदाज में कहा। अकबर के लिए खामोशी के सिवा कोई चारा ना था। वो उठकर अपने कमरे में चला गया। अकबर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो सैदपुर का जिन क्या खेल खेल रहा था। वो इस मकान को क्यों खाली कराना चाहता था? क्या वो नीलम को छोड़ देना चाहता था? इसके सर से अपना मनहूस साया हटा लेना चाहता था? अगर ऐसा था तो फिर इस मकान को खाली कर देने में कोई हर्ज ना था। लेकिन अकबर का दिल जाने क्यों इस मफरूजे पर यकीन करने को तैयार ना था। इस जिन से इस बात की तवक्को करना कि वो खुद ब खुद नीलम को छोड़ जाएगा ऐसा ही था जैसे किसी बिल्ले का चूहे को देखकर इसके पीछे ना भागना। इस पूरी रात अकबर को नींद ना आई। बाबर खिलाफे मामूल आज पहले उठ गया। इसने साबरा को उठाया और दोनों मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। मकान खाली करने के लिए शाम तक का वक्त था। अगर सिर्फ इन लोगों को ही मकान छोड़ना होता तो ये मुश्किल ना था। ये वो उठकर मामू फुरकान के घर चले जाते। इनका मकान अगरचे ज्यादा बड़ा ना था, फिर भी किसी न किसी तरह गुजारा हो जाता। लेकिन यहाँ मसला था ये था कि मकान में आज सामान शिफ्ट करना था और सामान भी इस घर में थोड़ा बहुत ना था। साबरा ने मशवरा दिया कि आज का अखबार देखो। एक इश्तिहार इन्हें अपने मतलब का मिल गया। मकान गुलशन में ही था। फोन पर बाबर ने बात की और फौरन ही साबरा को गाड़ी में बिठाकर मकान दिखाने के लिए ले गया। जब वो वहां से वापस आए तो खाली घर की चाबी इनके हाथ में थी। वो इस मकान को देखने आने वाले पहले किराएदार थे। जल्द ही सारे मामला तय हो गए। बाबर और साबरा जब खाली घर की चाबी लेकर वापस पहुंचे तो अकबर अभी सो रहा था। रायदा ने घर का गेट खोला तो बाबर ने सबसे पहले अकबर के बारे में सवाल किया। नहीं अबू, वो तो सो रहे हैं। नीलम, बाबर ने फिर पूछा। राजदा ने जवाब दिया, वो भी नहीं उठी, इनका कमरा बंद है। राजदा ने बताया। अच्छा जाकर अकबर को उठाओ। मकान का क्या बना अबू? राजदा ने पूछा। मकान मिल गया है, यहाँ से करीब ही है और अच्छा है, बाबर ने बताया। खुदा का शुक्र है। राजदा ने सुकून का सांस लिया और अकबर को उठाने चल दी। जब वो अकबर के कमरे में पहुंची तो दरवाजे में ही ठटक गई। रायदा जब घर का गेट खोलने गई थी इस वक्त तक नीलम का कमरा बंद था। नीलम अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, लेकिन इस वक्त नीलम अकबर के कमरे में मौजूद थी। वो बेड पर अकबर के सिरहाने बैठी थी। अकबर बेसुध सो रहा था। नीलम इसके चेहरे को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। इसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। शायद वो अकबर के बालों में अपनी मखरूती उंगलियां फेरना चाहती थी। दरवाजे पर आहट पाकर नीलम एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी और बड़ी तेजी से कमरे से निकल गई। रायदा ने इसके चेहरे पर नुमाया तौर पर घबराहट देखी।
नीलम ने रास्ता से कोई बात ना की, बल्कि नजरें भी ना मिलाई। वो नजरें बचाकर इसके सामने से गुजर गई। रास्ता ने भी इससे कोई बात ना की। इससे कोई बात हो ही नहीं सकी। वो नीलम को अकबर के सराहने देखकर परेशान हो गई थी। नीलम के कमरे से चले जाने के बाद इसने अकबर को जोर जोर से हिलाकर उठाया। अकबर भाई क्या हो गया? रास्ता खैरियत तो है? अकबर ने आंखें खोली और हैरान होकर इसे देखने लगा। अकबर भाई जल्दी उठे, आपको अब्बू बुला रहे हैं। हमें मकान मिल गया है। मकान मिल गया है? अकबर ने उठते हुए कहा। कैसे मिल गया? वो हैरान था। ये आपको अब्बू बताएंगे, चलें जल्दी। रास्ता ने इसका हाथ पकड़कर खींचा। आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं? हाँ बताओ, अकबर खड़ा होते हुए बोला। मैं जब कमरे में आई तो रास्ता बताते बताते रुक गई। वो फैसला ना कर पाई कि ये बात भाई को बताना भी चाहिए या नहीं, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था, लिहाजा अकबर ने इससे उगलवा कर छोड़ा। राजदा ने झिझकते हुए बताया, मैं जब कमरे में आई तो आपके सराहने नीलम भाभी को बैठे पाया। अकबर के लिए ये खबर किसी धमाके से कम न थी। इसे सुनकर खुशी भी हुई और बेइंतहा हैरत भी। वो मेरे सराहने बैठी क्या कर रही थी? अकबर ने खुशी से झूमते हुए कहा। वो राजदा बताते बताते फिर रुक गई। वो अपने बड़े भाई को कैसे बताती कि वो आपके बालों में उंगलियां फेर रही थी और आपको बड़ी मोहब्बत से देख रही थी? राजदा झिझको मत, तुमने जो देखा है वो साफ साफ बता दो। अकबर ने इसका हौसला बढ़ाया। आप भाभी से खुद पूछ लीजिएगा ना। राजदा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है। अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर बाथरूम में घुस गया। जब वह मुंह हाथ धोकर नाश्ते की मेज पर आया तो सब लोग जमा हो चुके थे। खिलाफ तवक्को नीलम भी थी। इस नाश्ते की तैयारी में इसने राजदा का हाथ बटाया था। वो इस वक्त खासी नॉर्मल दिखाई दे रही थी। अकबर इससे बड़े गौर से देख रहा था। किचन से मेज तक आते और फिर वापस जाते नीलम से कई मर्तबा नजरें मिली थी। इन आंखों में अकबर के लिए फिर से पहचान जाग उठी थी। नीलम की खूबसूरत आंखों में अकबर के लिए मोहब्बत की चमक थी। नाश्ता मुकम्मल तौर पर चुनने के बाद वो अकबर के सामने ही बैठ गई। बाबर अली ने मकान मिलने की रुदात सुनाई। अकबर को मकान मिल जाने पर वो भी आसानी से बड़ी खुशगवार हैरत हुई। चलो एक बड़ा मसला हल हो गया था। अब सिर्फ सामान की मुंतकली बाकी थी। दोनों बाप बेटे ने मिलकर तय किया कि ये काम किस तरह होगा। दरमियान में साबरा लुकमा देती रही, लेकिन नीलम ने कोई मुदाखलत ना की। वो खामोशी से नाश्ता करती रही। अलबत्ता वो अपनी पलकों की भारी छाले उठाकर अकबर को गाहे गाहे देख लेती थी। इन नजरों में बड़ी गहराई थी, वही गहराई जो दो चाहने वालों के दरमियान होती है। अकबर चाह रहा था कि इससे मौका मिले तो वो नीलम से अपने कमरे में आने की वजह पूछे, अपनी खुशी का इजहार करे। शादी के बाद ये पहली मर्तबा हुआ था कि नीलम खुद अकबर के पास पहुंच गई थी, वरना अब तक तो अकबर ही नीलम के पास पहुंचता रहा था और मुंह की खाता रहा था। कुछ देर के बाद बाबर नाश्ते की मेज से उठ गया। इसके साथ ही साबरा भी चली गई। सामान की पैकिंग का मसला था। फिर राजदा अकेली मेज पर रह गई तो इसे यूं महसूस हुआ जैसे वो कबाब में बड़ी हड्डी बनी हुई है। तब राजदा ने मेज से बर्तन समेटे और वहां से उठ गई। नीलम और अकबर दोनों आमने सामने बैठे थे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चाय पी रहे थे। राजदा के चलने के बाद नीलम ने अकबर को गहरी निगाहों से देखा। इन निगाहों में जहां मोहब्बत थी वहां कहीं दूर हसरत भी थी। इसके होंठों पर मुस्कुराहट भी आई। ये मुस्कुराहट बड़ी पुरस्कार थी। इस मुस्कुराहट में जहां खुशी थी वहीं दुख भी था। नीलम, तुम आज मेरे कमरे में आई थी, मेरे पास बैठी थी, राजदा ने तुम्हें बता दिया? नीलम ने पूछा। हाँ, अकबर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। काश इस वक्त मैं जाग रहा होता। यकीन करो ये सुनकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई। नीलम ने बड़े खोए हुए लहजे में कहा, अगर जाग रहे होते तो भी कुछ ना होता। जब किस्मत सोच जाए तो फिर बंदे के जागने या ना जागने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलम, क्या हमारी किस्मत सो गई है? क्या हमारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं? मुझे तो यही नजर आता है, नीलम ने मायूसाना लहजे में कहा। नीलम, तुम मायूस हो गई हो, अकबर ने तसल्लिया में इस लहजे में कहा। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छा वक्त जरूर आएगा। काश ऐसा हो सकता। नीलम की आंखों में बड़ी हसरत थी। जरूर होगा नीलम, यकीन रखो, अकबर ने पुरज़्म लहजे में कहा। मैं जो जानती हूँ वो तुम नहीं जानते। मैं जो देख रही हूँ वो तुम नहीं देख सकते। नीलम, तुम क्या देख रही हो? अकबर ने पूछा। अकबर, मैं अपने सामने मुकम्मल तारीकी देख रही हूँ और अंधेरा बिल्कुल कब्र जैसा है। नीलम, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ऐसी मायूसी की बातें करके मेरा दिल न दहलाओ। तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन लिखे को कौन मिटा सकता है? नीलम ने कहीं दूर नजरें जमाए कहा। हमारी किस्मत में क्या लिख दिया गया है? अकबर ने पूछा। हमारी किस्मत में अंधेरा लिख दिया गया है। जब अंधेरा गहरा छा जाए तो पास बैठा हुआ भी आदमी नजर नहीं आता। बस अकबर, अब गहरा अंधेरा छाया ही चाहता है। हमने मकान किराए पर हासिल कर लिया है। हम शाम तक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या पता नया घर हमारे लिए खुशियां ले आए। तुम जिस दलदल में फंस गई हो शायद इससे निजात मिल जाए। अकबर, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें दलदल का अंदाजा नहीं। दलदल में जब एक बार आदमी फंस जाए तो फिर इसे कोई नहीं बचा सकता। नीलम ने दलील दी। नीलम, तुम इस कदर मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? अकबर ने इसके हाथ पर हाथ रखना चाहा, लेकिन नीलम ने घबराकर फौरन अपना हाथ खींच लिया। वो खौफ से लरजने लगी। नीलम, मैंने पक्का अहद कर लिया है, मैं तुम्हें इस अजाब से निजात दिला कर रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अकबर ने दोनों मुठियां भींच कर पक्का अहद किया। नीलम ने यह सुनकर कहका लगाया। ये बड़ा बेहंगम कहका था और ये बेहंगम कहका इसका ना था, ये कहका मर्दाना था। अकबर ने इसे गौर से देखा तो इससे अंदाजा हुआ कि नीलम अब नीलम नहीं रही। इसकी आंखें लाल अंगारा हो गई थी। अच्छा, तो यहाँ हल्फ उठाया जा रहा है? नीलम ने करख्त मर्दाना आवाज में कहा। कस्में खाई जा रही हैं, निजात की तदबीरें सोची जा रही हैं। अरे बेवकूफ, तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तेरे बड़े हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। तू तो कोई चीज ही नहीं। चल उठ यहाँ से, घर का सामान बांध और जा यहाँ से। अकबर ने नीलम की हालत बदलते देखकर खामोशी इख्तियार कर ली। वो एक लफ्ज ना बोला।
तू हमसे टकराने की सोच रहा है, अपनी जान देने की बात कर रहा है क्या तू, और क्या तेरी जान, तेरा वजूद हमारे सामने दिए की लो की तरह है, एक फूंक मार दूं तो दिया धुआं देने लगे। अकबर ने फिर भी कोई जवाब ना दिया, वो खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। चुपचाप क्यों बैठे हो, बोलता क्यों नहीं, अभी तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। नीलम ने जो तुझे बता दिया इसे गिरा से बांध ले, अब तेरे लिए अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है, मैं इस तारीकी को उजाले में तब्दील कर दूंगा। बिलाखिर अकबर से चुप ना रहा गया, वो बोल उठा। बोला बोला नीलम ने तालियां बजाई और मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, अभी तुम कम सिन हो, तुम आखिर इस लड़की का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, नीलम ने बेहंगम कहका लगाया, इसके हुस्न ने हमें मारा है, इसकी खूबसूरत जुल्फों के हम असीर हुए हैं। तुम ये क्यों भूल गए हो कि नीलम मेरी बीवी है। अकबर के लहजे में खफकी थी। मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि नीलम मेरी है, मेरी रहेगी। तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो, याद रखो जुल्म की एक इंतहा होती है, जुल्म तो तुम मुझ पर कर रहे हो, 3 बोल पढ़कर इस पर अपना कब्जा जाहिर कर रहे हो। तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते, इसे तलाक देकर इससे दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते। ये तुम्हारा मुतालबा है, अकबर ने सवाल किया। नहीं, मेरा मशवरा है। नीलम हंसी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे निकाह में है, मेरे सामने इस कागजी निकाह की हैसियत ही क्या। ये मशवरा तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि नीलम को तुम अपनी बीवी समझकर खामखा हलकान हो जा रहे हो। मैंने फैसला कर लिया कि नीलम को तुम्हारे पंजे से आजाद करवा कर रहूंगा, अकबर ने मुस्तहकम लहजे में कहा। नीलम ने बुलंद आहंग और बेहंगम कहका लगाया। इस कहके की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। घर के सारे अफराद डाइनिंग टेबल की तरफ भागे। बेवकूफ लड़के, तुम हर वक्त मेरी चुटकी में रहते हो, तुम्हें जब चाहूं मसल दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम आजाद हो, मैं भी आजाद हूँ, अब ये मुकाबला आजादाना होगा। ये कहकर नीलम ने एक जोरदार कहका लगाया, फिर अपना सर मेज पर झुका दिया। बाबर साहब और राजदा जब मेज के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने नीलम को मेज पर सर रखे देखा। क्या हुआ, बाबर ने पूछा। नीलम, ए नीलम। साबरा ने नीलम के सर पर हाथ रखकर हिलाया। जी। नीलम ने सर उठाया तो वो हल्दी की तरह जर्द हो रही थी। क्या हुआ बेटी, साबरा ने बड़ी मोहब्बत से पूछा। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया, पहले तो खाली खाली नजरों से साबरा को देखती रही, फिर एकदम उठी और कमरे की तरफ चली गई। अकबर, क्या हुआ था। अब बाबर अकबर से मुखातिब हुआ। वो आ गया था, वो मुझे चैलेंज करके गया है। इसका ख्याल है कि वो किसी मच्छर की तरह मुझे अपनी चुटकी में मसल सकता है, लेकिन आज मैंने भी इसे जता दिया है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं इसका मुकाबला करूंगा, मैं नीलम को इसके पंजे से आजाद करवा के रहूंगा। अब ये मुकाबला आजादाना होगा, अकबर ने बताया। ये सब सुना तो बाबर और साबरा के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। इन्हें अपने बेटे की नादानी पर गुस्सा आया। अकबर की सैदपुर जिन के सामने हैसियत ही क्या थी, वो वाकई जब चाहे इससे चुटकी से मसल सकता था। दादा गफूर और मामू फुरकान जैसे ताकतवर लोग इसका कुछ ना बिगाड़ पाए थे। फिर अकबर इससे खामखा क्यों उलझने की कोशिश कर रहा था, वो ये क्या नादानी कर रहा था। फिर काफी देर तक बाबर और साबरा इसे समझाते रहे थे, और जितना वो इसे समझाते रहे थे इतना ही वो अंदर से पुरअज़म, मुस्तहकम और पुख्ता होता जा रहा था। बज़ाहिर इसने वलदैन की नसीहत के सामने सर झुका लिया था, लेकिन अंदर से इसने सर उठा लिया था। सैदपुर के जिन की हिदायत के मुताबिक इस घर को सूरज निकलने से पहले खाली कर दिया गया। घर में काफी सामान था, ट्रक को 2-3 फेरे लगाने पड़े। सामान मुंतकिल होने के बाद घर के अफराद ने खाली घर का आखिरी चक्कर लगाया। साबरा ने इस घर को बड़ी मेहनत और मोहब्बत से बनाया था, बड़ी दिलचस्पी और लगन से इस घर की तज़यीन और आराइश की थी। इसे क्या पता था कि जिस घर को अपना समझकर इतना मोहब्बत से सजा रही है, एक दिन इसका ना रहेगा, इससे खाली करवा लिया जाएगा। खाली कमरों में घूमते हुए बार बार इसकी आंखों में आंसू भर आते। बाबर नए घर में था, यहाँ इस घर में साबरा, राजदा, नीलम और अकबर थे। सब लोग खामोश थे, उदास थे, और क्यों ना उदास होते, इन्हें इनके घर से बेदखल कर दिया गया था। साबरा आगे थी, इसके पीछे नीलम, राजदा और अकबर चल रहे थे। घर का आखिरी फेरा था, इसके बाद मालूम नहीं क्या होने वाला था। साबरा ने पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद फिर से अंदर जाना चाहा तो अकबर ने माँ का हाथ पकड़ लिया। बस हम ही चलिए, अकबर ने रुंधे हुए गले से कहा। ये घर आपका है, आप ही का रहेगा, इसे इस तरह ना देखिए। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। साबरा ने आंसू भरी आंखों से अकबर को देखा और फिर आंसू पोंछते हुए पुरअज़्म लहजे में बोली, आओ अब चलें। अकबर भाई, आप घर के तमाम कमरों को बंद करके दरवाजे लॉक कर दें। ये लीजिए चाबियां, तब तक हम चलकर गाड़ी में बैठते हैं। राजदा ने अकबर की तरफ चाबियों का गुच्छा बढ़ाते हुए कहा। फिर साबरा, राजदा और नीलम घर से बाहर निकल गए, अकबर को जल्द आने की तलकीन करके। अकबर ने सबसे पहले अपने बेडरूम को बंद किया। वो मोमबत्ती अब तक जल रही थी। पहले वो सिंगार मेज पर रखी रहती थी, लेकिन सिंगार मेज से निकल जाने के बाद इस मोमबत्ती को कमरे के फर्श पर रख दिया गया था। कमरा बिल्कुल खाली था, बस एक मोमबत्ती तनहा जल रही थी। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। ये जलती हुई शमा बड़ी पुरस्कार लग रही थी। अकबर की शमा से नजर हटी तो इसने देखा कि मोमबत्ती से थोड़े फासले पर वो बैठा था। वो अपने अगले दोनों पांवों को चाट रहा था और इसकी गोल गोल लाल अंगारा आंखें अकबर को घूर रही थी। अकबर ने जल्दी से घबराकर दरवाजा बंद कर दिया और फिर इसने जब ताला लगाना चाहा तो ताले में चाबी ना घूमी, जैसे ताले को जंग लग चुका हो। अकबर ने चाबी निकाल कर एक नजर इसके नंबर को देखा। चाबी का नंबर ठीक था। तब इसने ज्यादा जोर आजमाई मुनासिब ना समझी। वो ताला बंद किए बगैर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन वहां भी वही सूरत हाल पेश है। चाबी दुरुस्त होने के बावजूद ताले में ना घूमी। फिर मजबूरन वो घर के तमाम दरवाजों को खुला छोड़ आया। अब इस घर को बिल्कुल खुला छोड़ना पड़ेगा। अकबर ने चलते चलते इस बड़े ताले में ये सोचकर चाबी घुमाई कि वो भी नहीं घूमेगी, लेकिन वो घूम गई। अकबर को खुशी हुई, कम से कम इस घर का मेन गेट तो बंद हो सकेगा।
फिर अकबर ने घर से बाहर निकलकर आईनी गेट को बंद किया और इसमें बड़ा सा ताला डालकर चाबी घुमा दी। ताले से चाबी निकालकर अकबर ने ताले को 2-3 झटके दिए। ताला बंद हो चुका था। अकबर ने एक गहरा सांस लिया, घर पर एक अलविदाई नजर डाली और तेजी से चलता हुआ गाड़ी में आ बैठा। खवातीन पहले ही गाड़ी में बैठ चुकी थीं और इसकी शिद्दत से मुंतजर थीं। अकबर घर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। साबरा ने पूछा, जी अम्मी, दरवाजे तो तमाम बंद कर दिए लेकिन ताला किसी को नहीं लगा सका। ये तो बहुत बुरा हुआ। साबरा ने परेशान होकर कहा, सारा घर खुला पड़ा है, कोई घर में घुस गया तो ये खतरा तो है, लेकिन शुक्र अदा करें कि गेट पर ताला लग गया। अकबर को जहां अपना घर छोड़ने का दुख था वहां खुशी भी थी कि नीलम इसके साथ थी। जब जिन ने नीलम के जरिए आज शाम तक घर खाली करने का हुक्म दिया तो अकबर के जहन में था कि जैसे ही घर खाली होगा कुछ ऐसे हालात पेश आएंगे कि नीलम को इस खाली घर में छोड़ना नागुज़ीर हो जाएगा। खुदा का शुक्र था कि अभी तक कोई ऐसी बात ना हुई थी जिससे ये जाहिर होता कि घर सैदपुर के जिन ने नीलम के लिए खाली कराया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जिन ने खुद ब खुद नीलम को पीछे छोड़ दिया हो। ऐसा कभी हुआ तो नहीं कि किसी लड़की पर जिन का साया हुआ हो और वो खुद ब खुद ही गायब हो गया हो। बगैर अमल के जिन कभी जान नहीं छोड़ता। बहरहाल जो भी सूरत हाल थी अब तक अकबर के हक में थी। घर खाली कर दिया गया लेकिन नीलम इसके साथ थी और वो खुश होते हुए भी डर रहा था। इसे डर था कि पांसा पलट ना जाए। अगर आज की रात खैरियत से गुजर गई तो फिर इस बात के इम्कानात रोशन हो जाएंगे कि नीलम का इस जिन से पीछा छूट गया है। नीलम अगली सीट पर इसके बराबर बैठी थी। साबरा और रास्ता पीछे थी। हवा की वजह से नीलम के खूबसूरत बाल बार बार इसके चेहरे पर आ रहे थे। अकबर तिरछी नजर से इसे देख लेता था। खूबसूरत चेहरे को चूमती हुई हसीन जुल्फें एक मशहूर कुन नजारा पेश कर रही थीं। क्या ये खूबसूरत चेहरा हमेशा के लिए इसका हो गया था? अकबर का बार बार जी चाह रहा था कि वो खुशी से भरपूर कहका लगाए, लेकिन अंदर से कोई कहका लगाने से रोक रहा था। अभी ठहरो, इंतजार करो, तेल देखो, तेल की धार देखो। इसने सोच लिया था कि वो भी जल्दबाजी से काम नहीं लेगा, नीलम से दूर रहेगा, वक्त का इंतजार करेगा। नए घर पहुंचे तो बाबर इनका मुंतजर था। वो बैल बजते ही गेट की तरफ भागा। जब उसने फ्रंट सीट पर नीलम को अकबर के साथ बैठा देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। इसने सुकून का सांस लिया, जाने कि उसके दिल में ये बात बार बार आ रही थी कि नीलम इन लोगों के साथ नहीं आएगी, इसे खाली घर में रोक लिया जाएगा। इस वक्त घर माल गोदाम बना हुआ था। सामान उतार कर ऐसे ही रख दिया गया था। फिर इन लोगों ने एक कमरा बैठने उठने के लिए तैयार कर लिया। बाकी सामान आहिस्ता आहिस्ता सेट होता रहेगा। किचन को इस काबिल किया गया कि चाय बनाई जा सके। रात को अकबर खाना बाहर से होटल से ले आया। सब लोगों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाकर अकबर ने आइसक्रीम खाने की तजवीज़ पेश की। बाबर ने कहा, भाई तुम लोग चले जाओ, मैं घर में रहूंगा। सब लोग जाएंगे तो घर को ताला लगाना पड़ेगा। वैसे भी मैं थक गया हूँ। बाबर ने जाने से माजरत की तो साबरा कैसे जाती? इसने भी थकन का बहाना कर दिया। अब रह गई राजदा तो वो जाने के लिए तैयार थी, लेकिन साबरा ने कुछ सोचकर इसे भी रोक लिया। नतीजा ये हुआ कि अकबर के साथ जाने वाली सिर्फ नीलम रह गई थी। तुम क्या कहती हो? मैं चलूंगी आपके साथ, नीलम ने उठते हुए कहा। पैदल चलेंगे, मार्केट नजदीक ही है। ठीक है, नीलम ने कहा। अच्छा अम्मी, हम अभी आते हैं, अकबर ने बाहर निकलते हुए कहा।